आज हम विकासवाद के बारे में जानेंगे कि विकासवाद सांख्य दर्शन का सिद्धांत है वो क्या है। तो सबसे पहले आपने ये जानते हैं कि सांख्य दर्शन जो है वो विकासवाद सिद्धांत को किस प्रकार मानता है, क्यों मानता है। सामान्यतः एक धारणा है कि विश्व का निर्माण जो है वो ईश्वर ने किया। न्याय दर्शन मानता है कि विश्व का निर्माण है वो ईश्वर ने किसी काल विशेष में किया है। ईश्वर ने विश्व का निर्माण शून्य से किया है। सांख्य दर्शन इस मत से सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। इसलिए वो कहता है कि जो दर्शन ये मानते हैं कि विश्व का निर्माण ईश्वर ने किया है, उस मत से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। तो सांख्य दर्शन ये मानता है कि इस संसार का निर्माण जो है, ये निर्माण है, ये प्रगति का फल है, ये प्रगति के विकास का फल है। सारा संसार जो है वो प्रगति का परिणाम है और सारा संसार, सारी सृष्टि जो है वो प्रगति के विकास का फल है। इस प्रकार सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वरवाद के स्थान पर विकासवाद का समर्थक हो जाता है। वो कहते हैं सारी जगत, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड ये प्रगति के विकास का परिणाम है, प्रगति के विकास का फल है। क्योंकि मैं ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, ईश्वर की सत्ता को मानने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रगति और पुरुष दोनों के संयोग से ही यह जगत बन जाता है। तो हमें ईश्वर नाम के किसी अज्ञात तत्व को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये विकासवाद को तो मानता है, लेकिन विकासवाद को मानने से पहले ये बात कहता है कि विकासवाद की हमें आवश्यकता क्यों हुई और विकासवाद की ये प्रक्रिया जो है ये कैसे आरंभ होगी। ये कहता है कि एक चीज तो है प्रकृति और दूसरा जो चीज है वो है पुरुष, मतलब आत्मा। ये दो तत्व हैं, दो तत्व है। दो तत्वों को मानने के कारण इनका वो द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। दोनों तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये प्रकृति एक है और पुरुष अनेक है। प्रकृति अचेतन है, जबकि पुरुष क्या है? चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान जो होगा वो पुरुष में ही होगा। ये प्रकृति जो है ये अचेतन होते हुए भी सक्रिय है। प्रकृति में एक क्षण भी विराम नहीं है। प्रकृति में हर क्षण विकास होता रहता है, लेकिन पुरुष जो है वो चेतन होते हुए भी निष्क्रिय है। तो इतने सारे मतभेद इनमें है। प्रकृति जो है ये विषय है, पुरुष विषयी है। प्रकृति जो है वो कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। पुरुष जो है वो अकर्ता है लेकिन भोक्ता है। भोक्ता और ज्ञाता क्या है? पुरुष ही है। इतने सारे मतभेद होते हैं, उसके बाद भी सांख्य दर्शन ये मानते हैं कि दोनों के संयोग से विकास होता है। तो समस्या ये है कि जब दोनों में इतने मतभेद हैं तो दोनों में संयोग कैसे होगा? दो समान चीजें जो होती है उनमें आपसी समन्वय हो सकता है, लेकिन इसमें अंतर होगा, उन दोनों का मिलाप कैसे होगा? तब सांख्य दर्शन की प्रकृति को समझाते हुए कहता है कि प्रकृति की अवस्थाएं दो है। वो आप पहले समझो कि प्रकृति की अवस्थाएं जो है वो दो है। एक प्रकृति की अवस्था जो होगी उसका नाम है साम्य अवस्था। इसको यह परलय अवस्था भी बोलता है, परलय अवस्था। और दूसरी जो है वो है विरूप अवस्था। इसको यह स्वरूप भी बोलते हैं, स्वरूप। कि प्रकृति की सबसे पहले तो आपने ये समझे कि प्रकृति की साम्य अवस्था का मतलब क्या है, यानी प्रकृति है क्या? तीनों गुणों के, कल के वीडियो में भी मैंने ये बात सारी थी कि प्रकृति के अगर अपने को एक लाइन में डेफिनेशन देनी हो, विभिन्न भाषाकारों ने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है, लेकिन हमें अगर इसकी एक लाइन डेफिनेशन देनी हो कि प्रकृति है क्या, व्हाट इज नेचर, नेचर क्या है? तो प्रकृति जो है वो तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम है। साम्य यानी गुणानाम साम्य अवस्था प्रकृति। तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है। अब ये साम्य अवस्था क्या होती है? ये समझ परिभाषा हमने याद कर ली, लेकिन अभी जब तक ये
बता दिए कि साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, तब तक हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। साम्य अवस्था यानी जब प्रत्येक गुण अपने ही वर्ग में रहे। साम्य अवस्था 3 गुणों की होगी, वो आपको पहले से पता है। सत्व, रज व तम। जब सत्व सत्व में रहे, रज रज में रहे, तम में रहे, तब इस अवस्था को साम्य अवस्था बोलते हैं। तो प्रकृति की जो शांत अवस्था होगी उसमें सत्व सत्व में रहेगा, रज रज में रहेगा और तम तम में रहेगा। वो जब प्रत्येक गुण अपने वर्ग में ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर उनसे कोई वस्तु नहीं बनेगी, नई वस्तु का निर्माण संभव नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह प्रकृति की प्रलय अवस्था होगी, यह प्रकृति की शांत अवस्था होगी। यानी जब कोई वस्तु का मतलब है यहाँ जगत से है, जब जगत की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, जब जगत की कोई वस्तु बन नहीं रही है, किसी नई चीज का निर्माण नहीं हो रहा है, प्रत्येक अपने वर्ग में समाहित है, तो ये साम्य अवस्था है। इसमें प्रगति शांत रहती है, इसलिए शांत बोलते हैं। और इसमें इसको स्वरूप भी बोलते हैं। स्वरूप मतलब प्रत्येक गुण का अपने वर्ग में रहना। तो इनमें, लेकिन इस अवस्था में क्योंकि प्रत्येक गुण अपने वर्ग में ही है, इसके बावजूद भी प्रकृति है वो निष्क्रिय नहीं है। प्रकृति के बारे में आमतौर पर यह धारणा होती है कि अचेतन है, जड़ है, इसलिए यह निष्क्रिय है। निष्क्रिय नहीं है प्रकृति, इस प्रलय अवस्था में भी निष्क्रिय नहीं है, प्रकृति सक्रिय है। उसमें प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें परिवर्तन कैसे होगा, सत्व में कैसे होगा, रज में कैसे होगा, तम में कैसे होगा। सत्व का गुण सत्व में जाएगा तो सत्व में हलचल बढ़ती रहेगी। रज गुण है, रज में हलचल बढ़ती रहेगी, लेकिन हलचल रहेगी, सक्रिय रहेंगे, लेकिन अपने वर्ग में चलते रहेंगे। सत्व सत्व के वर्ग में चलता रहेगा, रज रज के वर्ग में चलता रहेगा, और तम जो है वो तम के वर्ग में चलता रहेगा। यानी चलते रहेंगे, चलायमान होंगे तो प्रकृति साम्य अवस्था में भी सक्रिय रहेगी। लेकिन इनसे वस्तु का निर्माण संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक गुण है वो अपने वर्ग में ही है। अगर प्रत्येक ये गुण है ये दूसरे वर्ग में जाए, ये इसमें है ये इसमें, तभी वस्तु का निर्माण संभव है। इसलिए ये अवस्था जो है इसको प्रलय अवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब प्रकृति में विकास की प्रक्रिया कब आरंभ होगी, प्रकृति से जगत बनना कब आरंभ होगा, जब प्रकृति में विरूप परिवर्तन होगा। इस विरूप परिवर्तन को परिणाम भी बोलते हैं, विरूप परिणाम। अगर ये बात है तो यहाँ पे ये परिवर्तन की जगह यहाँ पे परिणाम लिख सकते हो। प्रकृति में विकास कब आरंभ होगा, जब प्रकृति में विरूप परिणाम आरंभ होगा, या जब प्रकृति में विरूप परिवर्तन आरंभ होगा। ये स्टेज है इसमें। इसके बाद में अब ये विरूप परिवर्तन कैसे संभव होगा, विरूप परिवर्तन तब संभव होगा जब प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग होगा। यानी जब प्रकृति का प्रत्येक गुण अपने वर्ग में होगा, जब प्रकृति स्वरूप अवस्था में होगी, तब उनसे किसी भी नई वस्तु का निर्माण आरंभ नहीं होगा। जब प्रकृति स्वरूप अवस्था में होगी तब विकास की प्रक्रिया आरंभ होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक गुण अपने वर्ग में ही है। लेकिन प्रकृति में विकास की प्रक्रिया कब आरंभ होगी, जब प्रकृति में विरूप परिवर्तन होगा। और ये विरूप परिवर्तन संभव कब होगा, जब प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग हो। लेकिन संयोग कैसे होगा, प्रकृति पुरुष से भिन्न है, पुरुष प्रकृति से भिन्न है, तो संयोग कैसे होगा। तब शास्त्र कहता है कि संयोग इसलिए होगा क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है, दोनों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। प्रकृति इस जगत को देखना चाहती है, दर्शनार्थम प्रकृति इस जगत को देखना चाहती है, और पुरुष जो है वो ब्रोक्त भावा, एक आएगा आपके शब्द ब्रोक्त भावा, वो केवल यार दोनों को
दोनों एक दूसरे के साथ मिलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि दोनों को अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है, इसलिए दोनों मिलते हैं। उद्देश्य कौन कौन से हैं? और ये जो प्रकृति का उद्देश्य है, जगत को देखे, प्रकृति चाहती है मुझको कोई देखे, इसलिए वो जगत में पाती है। और पुरुष चाहता है कि ये जगत की सारी वस्तुएं हैं, इनका मैं भोग करूं, क्योंकि जो चेतन चीज होगी वही भोग करेगी, अचेतन भोग नहीं करेगी। प्रकृति अचेतन है, इसलिए वो भोग नहीं कर पाएगी। भोग कौन करेगा? जिसमें चेतना होगी, चेतना जिसमें पुरुष में है। तो पुरुष जो है वो इस जगत की सारी वस्तुओं का भोग करना चाहता है, इसलिए पुरुष है ये भोगता है, प्रकृति भोग्या है। पुरुष भोग करना चाहता है, साथ में पुरुष जो है वो मुक्ति भी पाना चाहता है, संसार की वस्तुओं का भोग करके वो मुक्ति भी पाना चाहता है। तो पुरुष के लक्ष्य की पूर्ति प्रकृति के बिना नहीं होगी, और प्रकृति के लक्ष्य की पूर्ति जो है वो पुरुष के बिना नहीं होगी। इसलिए दोनों आपस में मिलते हैं, और जैसे ही आपस में दोनों मिलते हैं, दोनों में जैसे सहयोग होता है, वैसे ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। दोनों जैसे मिलते हैं वैसे ही संसार बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, और यहीं से सांख्यिकी विकासवाद का आरंभ होता है। ये कहते हैं जब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से जगत बनना आरंभ हो जाता है, तो हमें ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये ईश्वर का खंडन करता है। धन्यवाद।